नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। शनिवार और रविवार के दिन दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटे के लिए हम आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं ताकि आपकी सेहत का भी अच्छी तरह ख्याल रख सके। तो देखिए, हर बार हम आपके लिए एक नए विषय लेकर के आते हैं और इस बार का विषय हमने चुना है किडनी। तो किडनी पर बातचीत करेंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किडनी हमारी फंक्शन कैसे करती है? दरअसल जब भी किसी भी तरीके से जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी से, उन्हें निकालने का काम, एक तरीके से हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम सब कुछ किडनी का ही होता है। लेकिन अगर यही आप समझिए कि अगर फिल्ट्रेशन का काम आपका रुक जाए क्योंकि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए क्या कुछ आप कदम उठा सकते हैं? किस डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं और ट्रीटमेंट के लिए आपको किस तरीके के उपाय आजमाने चाहिए, डाइट में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले दिखाते एक रिपोर्ट। किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि हमें जीवित रखने के लिए शरीर में होने वाले सैकड़ों फंक्शन किडनी के माध्यम से होते हैं। किडनियां हमारी पसलियों के नीचे स्थित होती हैं। आमतौर पर किडनी का काम हमारे खून में मौजूदा गंदगी, अतिरिक्त पानी और शरीर के लिए हानिकारक तत्वों को छानकर अलग करता है। ये सभी हानिकारक तत्व हमारे ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं और फिर पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा किडनी हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम और पीएच लेवल को भी संतुलित करती है। ये ऐसे हार्मोन का निर्माण करती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन में मदद करते हैं। इसके साथ ही किडनियां हमारे शरीर में विटामिन डी को एक्टिवेट करती हैं ताकि हमारी हड्डियां कैल्शियम को अब्सॉर्ब कर सके। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आपकी किडनी स्वस्थ ना हो तो किन किन प्रकार की किडनी संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। एक्यूट किडनी समस्या, क्रॉनिक किडनी रोग, किडनी की पथरी, पॉलिस्टिक किडनी रोग, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI), शरीर के अंगों में सूजन, पेशाब करते समय जलन और दर्द, पेट या पीठ में दर्द होना, पेशाब रुक रुक कर आना या कम आना, भूख ना लगना, पीठ या पेट के निचले हिस्से में कुछ मिनटों या घंटों तक तेज दर्द, दर्द के साथ उल्टी की शिकायत भी हो सकती है, बुखार, कपकपी, पसीना आना, पेशाब आने के साथ दर्द होना, मूत्र के साथ रक्त आना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, पेट में दर्द होना, पेट में गांठ का होना या पेट का बढ़ना, पेशाब के साथ खून आना, पेशाब की नली में बार बार संक्रमण होना यानी UTI, किडनी में पथरी हो जाना, किडनी में सिस्ट हो जाना, मस्तिष्क, लिवर, आदि में भी किडनी की तरह सिस्ट हो सकते हैं। सरदर्द की समस्या, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण, पेशाब के साथ प्रोटीन का बह जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, पेशाब के दौरान दर्द होना, यूरिन पास करने के दौरान अधिक समय लगाना, बार बार पेशाब आना, मूत्र से दुर्गंध आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना,
हल्का बुखार होना, कभी कभी मूत्र के साथ खून भी आना। किडनी की सामान्य समस्या को चिकित्सक लक्षण के आधार पर पहचान कर दवा दे सकते हैं, जबकि कुछ गंभीर किडनी रोग में लक्षणों के आधार पर डॉक्टर कई तरह के टेस्ट करते हैं, जिनसे बीमारी की सही जानकारी हो सके। किडनी की बीमारियों का अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो किडनी पूरी तरह डैमेज हो सकती है और काम करना बंद कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन अब हम बात करेंगे किडनी समस्याओं से जुड़ी हुई समाधान के बारे में भी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर्स का पैनल जुड़ चुका है, जो आपके भी सभी सवालों के जवाब देंगे। और आप सभी के लिए एक नंबर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन के ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आपके मन में चल रही किडनी समस्या से जुड़ी कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं और सीधे जवाब देंगे। जो इस वक्त गेस्ट के रूप में हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद है। तो सबसे पहले डॉक्टर्स का इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मनीष मलिक जी, सीनियर कंसल्टेंट एंड वाइस चेयरपर्सन है आप नेफ्रोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रेनल साइंस, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद है हमारे डॉक्टर अनुराग गुप्ता जी, सीनियर कंसल्टेंट है आप एंड डायरेक्टर डायलिसिस, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। हमारे साथ आप जूम से जुड़ चुके हैं इस वक्त डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी, नेफ्रोलॉजिस्ट है, डायरेक्टर एंड हेड नेफ्रोलॉजी मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम से। तो फिलहाल देखिए आप ये डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें इंतजार आपके कॉल का भी रहेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले हम इस शो की शुरुआत कर लेते हैं पहले सवाल के साथ में। तो पहला सवाल डॉक्टर मनीष जी आपसे ही रहने वाला है मेरा, और सवाल यही है कि जब हम किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो किडनी प्रॉब्लम्स को आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसे कैसे समझा जा सकता है, क्या होते हैं इसके मतलब? किडनी की बीमारी अक्सर जब हम बात करते हैं तो हमारी सोच होती है कि किडनी के काम करने की क्षमता कम हो गई है। जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें आस्ता आस्ता किडनी काम करने की क्षमता कम होती जाती है और अंततः वो जो व्यक्ति है, जो मरीज़ है, वो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाता है। बाकी बीमारियां होती हैं जैसे एक्यूट किडनी इंजरी, जो आपने बताया आपने शो की शुरुआत में भी, जिसमें किसी वजह से अचानक ही किडनी के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, चाहे आपने पेन किलर खाए हों, चाहे आपकी पानी कमी हो गई हो, डेंगू में, मलेरिया में, सब में हो जाता है और अक्सर ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। किडनी की बाकी बीमारियां पथरी है, पेशाब के इन्फेक्शन है, कुछ पुश्तैनी बीमारियां पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हैं और कुछ है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो ऐसे बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है किडनी की बीमारियों का। ठीक है, डॉक्टर मनीष जी से हमने सवाल पूछा, डॉक्टर अनुराग जी का भी मैं रुक करूंगी। और डॉक्टर अनुराग, देखिए अगर जब हम बात डायग्नोसिस की करते हैं और मान लीजिए अगर किसी भी पेशेंट में इस डायग्नोसिस में पता चल गया कि वाकई उन्हें किडनी की समस्या हो रही है, तो फिर ऐसे में उन्हें सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस जो क्रॉनिक जो इस बीमारी का वो 10% है और हिंदुस्तान इसमें काफ़ी आगे निकला हुआ है, वो 13 से 17% के करीब है। अब आपका डायग्नोसिस बन गया किडनी की प्रॉब्लम का और परमानेंट डायग्नोसिस बन गया तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको एक डायग्नोसिस पे पहुंचना है कि किस वजह से हुआ। मुख्य कारण 100 में से 40 मरीजों को अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो उनको शुगर है, बाकी बीमारियां ब्लड प्रेशर या दूसरी बीमारियां होती हैं जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, उसकी वजह से होता है। जब आपका डायग्नोसिस बन गया तो आपको एक डॉक्टर की सलाह से, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ खानी हैं। आपको जो दवाइयाँ किडनी को नुकसान करती हैं, जिसमें से मुख्य दवाइयाँ पेन किलर्स हैं, उनको अवॉइड करना है और एक प्रॉपर डाइट चार्ट को फॉलो करना है डॉक्टर की सलाह से। ठीक है डॉक्टर, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ विजेंद्र दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे दोनों पैरों में स्वेलिंग है और मेरे को 2 बार स्टंट लग चुके हैं, जिसमें डॉक्टर ने पानी पीने के लिए 1 या 1.5 लीटर एडवाइस किया हुआ है।
ठीक है, तो आप जानना क्या चाह रहे हैं फिलहाल? मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मेरे दोनों पैरों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, उसका रीजन क्या है मैम? और मेरे को अपना डाइट चार्ट के लिए वो करना था। ठीक है, आप कॉल पे बने रहिएगा और मैं डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी के पास भी आऊंगी, लेकिन एक बार पहले मैं कॉलर के सवालों का जवाब डॉक्टर मनीष जी सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगी। क्या मैं इनसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। क्या आपको शुगर है भाई साहब? नहीं जी डॉक्टर साहब। तो अगर आपको शुगर नहीं है, आपके हार्ट में स्टेंट पड़े हैं और आपके Yes, sir. पैरों में सूजन है, तो इसका Yes, मतलब sir. है कि मोटा मोटी हो सकता है आपके हार्ट के काम करने की क्षमता कम हो। तो Okay, एक sir. इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ बोलते हैं। तो क्या किसी ने आपको बताया आपका हार्ट कितने % काम करता है? सर 35%। हाँ, निकल आई बात। नॉर्मली जो फंक्शनिंग होती है 65%। नॉर्मल sir. व्यक्ति की आपकी 35% है, जिस वजह से आपका हार्ट पंप नहीं कर पाता और बैक प्रेशर से पैरों में सूजन आती है। अगर आपकी किडनी नॉर्मल है, नॉर्मल से दो चीज़ें चेक करनी होती हैं, एक पेशाब में प्रोटीन लीक नहीं है और एक किडनी के काम करने की क्षमता नॉर्मल है, तो स्वेलिंग का कारण हार्ट है। इसका पहला परहेज है पानी की मात्रा सीमित करनी होगी। टोटल sir. पानी, दूध, चाय सब मिला के 1 से सवा लीटर से कम करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए जीवन शैली परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका चाय का कप भी छोटा हो, पानी का गिलास भी छोटा हो, पानी सर। पिए तो ठंडा पिए ताकि इच्छा की पूर्ति जल्दी हो जाए। जो दवाई सर। खाएं वो चाय से खा लें, जिससे कि पानी की टोटल मात्रा कम हो जाए। और साथ साथ कुछ दवाइयाँ आती हैं, डाययूरेटिक बोलते हैं जिनको, जो कि पेशाब की मात्रा बढ़ा के इस सूजन को कम कर सकती हैं, जो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करके उनका सेवन कर सकते हैं। ओके सर। डाइट चार्ट, अगर आपको शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, किडनी बीमारी नहीं है, तो डाइट चार्ट एक हेल्दी डाइट चार्ट चाहिए। उससे पहले अगर स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। स्मोक नहीं करता सर अगर मैं ड्रिंक बिल्कुल भी। करते हैं तो नॉर्मली हम बंद करने को नहीं कहते, हम सीमित मात्रा में करने के लिए कहते हैं। और एक हेल्दी हार्ट संबंधित भोजन लीजिए। तला चिकना कम खाना है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम खानी है, और सबसे अत्यधिक नमक की मात्रा कम करिए, क्योंकि Right, नमक sir. कारण होता है प्यास का। जो हमें Right. प्यास लगती है उससे एक मेजर कारण नमक है। तो यदि नमक की मात्रा आप भोजन में कम कर देंगे तो आपकी sir. प्यास थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे कि आपका पानी, मेरा पानी से मतलब है सारे तरल पदार्थ, पानी, जी, सर। दूध, चाय, सबका सेवन कम हो जाएगा। तो आपकी सूजन में डेफिनेटली मुझे विश्वास है कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू। राइट। चलिए ठीक है, उम्मीद है विजेंद्र जी आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। तो देखिए लगातार डॉक्टर्स इसी तरह आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं और हम भी एक एक करके सवाल कर रहे हैं। तो अभी हमने डॉक्टर मनीष और डॉक्टर अनुराग से बातचीत की और एक कॉलर को भी अटेंड किया, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जब हम डायग्नोसिस की हम बात करते हैं और किडनी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, अगर वो डायग्नोज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या कुछ परिवर्तन हम शुरुआती फेज में देखते हैं, जिससे हमें ये अंदेशा लग जाए कि हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो देखिए, किडनी की बीमारियां, ये डिपेंड करेगा कि आपकी किडनी की बीमारी किस वजह से है और किस स्टेज में है। तो कुछ जैसे किडनी की बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से अगर किडनी में प्रॉब्लम है, या आपको यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो आपको पैरों में सूजन स्वेलिंग हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है, किडनी की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि किडनी में जब तक खराबी ज़्यादा नहीं हो जाए तब तक कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको किडनी की बीमारी का रिस्क है, तो रिस्क किसको होता है, जैसे जिसको डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनकी फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, और जिनको ओबेसिटी, वेट भी ज़्यादा, ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनमें कि किडनी की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर किसी को ये कुछ बीमारियां हैं या फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन में प्रोटीन की जांच करा के देखना चाहिए कि उनको कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या किडनी का फंक्शन इम्पेयर्ड है। अगर इसके अलावा कुछ जो लक्षण होते हैं, जैसे पैरों में सूजन आना, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल ना होना, और एडवांस स्टेजेस में खून की कमी होना, हाथ शरीर में इचिंग होना, यानी खुजली होना, भूख कम लगना, वज़न कम हो जाना, और हड्डियों में दर्द होना, अगर वो एक सिम्टम हो सकता है। और फिर
बहुत एडवांस स्टेजेस में आपको उल्टी जैसा लग सकता है, सांस फूल सकती है, बट वो बहुत एडवांस स्टेजेस में होता है, तो उसका वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किडनी की बीमारी कई बार एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है। बट कुछ सिम्टम्स ये जो मैंने आपको बताया वो हो सकते हैं, और उसमें ज़रूरी है कि सिम्टम्स का वेट ना करें। अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो अपने वैसे ही जांच करा के देखें, और जिससे कि बीमारी का जल्दी पता चले और जल्दी उसका ठीक टाइम पे इलाज हो पाए, जिससे कि बीमारी को या तो रोका जा सके या फिर उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सके या स्लो किया जा सके। ठीक है डॉक्टर, तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको डॉक्टर के पास विजिट करना। अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि नियर बाई नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या वाकई आपके साथ कहीं किडनी डिजीज से जुड़ी हुई कोई समस्या तो नहीं बनी हुई है, और अगर ऐसा है तो डॉक्टर आपको उचित समय पे उचित इलाज दे सके। अब बढ़ते आगे डॉक्टर अनुराग, क्योंकि देखिए जब हम बात कर रहे हैं किडनी डिजीज को लेकर के, ऐसे में जब हम समाधान की ओर रुख करते हैं तो हमें ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझना कि क्या एक डैमेज्ड किडनी को रिपेयर किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जहाँ पे सी जुड़ गया वो एक परमानेंट डैमेज है, उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हम दवाइयों से, डाइट से और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से बीमारी के बढ़ने की गति को धीमा कर सकते हैं। हम अगर दवाइयाँ लें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें, डाइट कंट्रोल रखें, तो हम डिजीज़ की बढ़ने की गति को धीमा कर पाएंगे। हमारे पास परमानेंट किडनी प्रॉब्लम के लिए कोई क्योर नहीं है, हम उसको आगे बढ़ने से धीमा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कई सारे बातें अभी तक डॉक्टर अनुराग जी ने भी बताई कि बहुत सारी चीज़ों को बदलाव के साथ में अगर हम अपने जीवन में करते, लेकिन अच्छे के लिए, तो फिर आप किडनी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डॉक्टर मनीष, अगर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे डॉक्टर अनुराग जी ने भी ये बताया कि कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, वो कौन से चेंजेस हैं जो हमें अपने लाइफस्टाइल में करना चाहिए? और डाइट का जब हम जिक्र करते हैं तो डाइट में किन चीज़ों को अगर हम हर दिन शामिल कर लेते तो किडनी डिजीज़ को एक हद तक कम किया जा सकता है? जैसे कि शुरुआत में बात हुई थी, पूरे विश्व में स्पेशली भारतवर्ष में किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा है। 16% लोगों को किडनी की बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें से मेजर कारण है शुगर और बीपी। तो जो जीवन शैली परिवर्तन शुगर और बीपी के लिए किया जाएगा वही किया जा सकता है किडनी के लिए, जिसमें सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा जीवन शैली, जिसमें खान पान भी है, खान पान में कहीं तो नमक कम लेना है, जिसमें वर्जिश भी है, वॉक करना है, जिसमें स्मोकिंग क्विट करना है, जिसमें मोटापे से दूर रहना है। मोदी जी ने तो एक नया वो शुरू किया अभी कि मोटापे के अगेंस्ट एक मिशन शुरू किया कंट्री का। तो जो जीवन शैली परिवर्तन हमें बहुत समय से बताए जा रहे हैं शुगर के और बीपी वाले, वही मेनली वैलिड है किडनी के लिए। जिसमें जो क्या जुड़ जाता है, एक चीज़ जुड़ जाती है ओवर द काउंटर मेडिसिन का इंटेक, पेन किलर्स का इंटेक करना, और कोई भी दवाई जाके खरीद ली और खा ली। क्योंकि हम जो भी दवाई या कोई भी ड्रग का प्रयोग करते हैं तो वो मेटाबोलाइज यानी कि शरीर से निकलती है लिवर के माध्यम से, किडनी के माध्यम से। तो ये दवाइयाँ किडनी को बड़ी हानिकारक हो जाती हैं। आपने डाइट के बारे में बोला, तो फिर से वही घूम फिर के एक हेल्दी पोषक न्यूट्रिशन डाइट का करना है। नमक तो सीमित मात्रा में, चीनी तो सीमित मात्रा में, जो भी आप खाएं वो सीमित मात्रा में खाना है। आज का जो हमारा युग है वो युग है कि सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल, वो टाइम नहीं है कि आप खेत में कुछ तोड़ने जा रहे हैं या जंगल में कुछ लेने जा रहे हैं। अगर सब कुछ मिलता है तो आपको अपनी सीमाएं खुद तय करनी होंगी, चाहे वो नमक की हैं, चाहे वो चीनी की हैं, चाहे वो कैलोरीज की हैं, चाहे वो फैट की हैं। तो जैसा मैं अपनी क्लिनिक में बोलता हूँ, कभी खुदा ना करे आपको आना पड़े, तो सीमित मात्रा में सब कुछ, असीमित मात्रा में कुछ भी नहीं। जो चीज़ें बिल्कुल मना है वो स्मोकिंग मना है, टोटली। किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, जब डॉक्टर अनुराग का मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो स्मोकिंग एंड किडनी पैराग्राफ था 5 लाइन का। आज स्मोकिंग एंड किडनी किताब बन गई है। नॉर्मली स्मोकिंग को इम्प्लीकेट करते हैं हार्ट की बीमारियों से या लंग कैंसर से।
पर स्मोकिंग को इम्प्लिकेट अब किडनी में इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि स्मोकिंग एक मेजर रिस्क फैक्टर बन गया है किडनी के लिए। अंततः बात करूँगा मोटापे की। जिस भी माध्यम से आप मोटापा कम कर सकते हैं, मोटापे का मतलब दो चीज़ों से है, एक आपकी BMI और एक आपका वेस्ट सरकमफेरेंस। हमारे इंडियंस में मोटापे की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और हमारा जो मोटापा है वो ट्रंकल ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा है, वेस्ट सरकमफेरेंस वाला, जो ज़्यादा हानिकारक माना जाता है शुगर के लिए, BP के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए। तो मोटापा कैसे कम करेंगे? कम खाएंगे और ज़्यादा जलाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि हफ्ते में 4 से 5 दिन 30 मिनट्स की एक विगरस वॉक उतनी बहुत है, उसे ज़्यादा करें तो अच्छा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने आप को शुगर, BP और किडनी तीनों से बचा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से, देवेश शुक्ला जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। देवेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, मेरा नाम विवेक शुक्ला है। अच्छा ठीक है, माफी चाहूंगी विवेक जी। विवेक जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप दोबारा कॉल डिस्कनेक्ट करके हमें कॉल बैक करें, क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ ग्लिच है जिस वजह से आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो फिलहाल देखिए, हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि जब आप हमें कॉल करें तो कृपया आप अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, नेटवर्क जोन में जाकर आप हमें कॉल करें, ताकि आपकी हमसे बातचीत हो पाए और डॉक्टर्स भी आपके सवालों के जवाब सुन करके दे पाए। अगर आपके सवाल वो नहीं समझेंगे तो आपको सही जवाब नहीं मिल पाएगा। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी का भी रुख कर रही हूँ। अगर डॉक्टर बंसल, क्योंकि हमने अमूमन तौर पर ये देखा है कई बीमारियों को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं, जैसे हमने सिम्टम्स का जिक्र किया, और सिम्टम्स के तहत में हम ये देखते हैं कि कई सारी और भी अलग अलग बीमारियां होती हैं जिनमें कुछ कॉमन सिम्टम्स मिल जाते हैं। चाहे हम बॉडी में स्वेलिंग की बात करें, चाहे लोअर एब्डोमेन के हिस्से में पेन की बात करें, बहुत ज़्यादा यूरिन पास होना, या उस वक्त भी मतलब जिस तरीके से फिल्ट्रेशन का काम किडनी करता है और उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सिस्टमैटिक तौर पर भी जब प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो जाती है तो उस पर भी असर पड़ता है। लेकिन क्या ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डायग्नोसिस करवाइए, तभी पता चल पाएगा, या इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि हमें ये पता चल सके पहले ही कि आखिर ये सिम्टम्स वाकई किडनी रिलेटेड है या कोई और समस्या भी हो सकती है? आई थिंक ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज कई सारी बीमारियों में सिम्टम सेम हो सकते हैं। जैसे पैरों में सूजन आना है, वो हार्ट की प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं, लीवर की प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं, और भी कुछ परेशानियों में हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम है, जो कि जैसे सिर में दर्द ही हो रहा है, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो सिर में दर्द होना ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, जो कि किडनी की बीमारी का लक्षण हो सकता है। लेकिन वो एक कोई सिर की बीमारी भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसी तरह से आपको अगर फीवर आ रहा है तो फीवर आपको बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन और कई सारे इन्फेक्शन में आ सकता है। यूरिन के इन्फेक्शन में भी फीवर आ सकता है। ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है तो पेट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार किडनी में स्टोन भी हो सकता है, उससे भी आ सकता है। सांस फूल रही है तो वो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और किडनी की प्रॉब्लम की वजह से भी, या खून की कमी की वजह से, या और की किसी सांस की प्राइमरी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई सिम्टम आपका चल रहा है, हमारे पास कई सारे यंग लोग आते हैं जो कहते हैं कि एकदम से पता चला किडनी में परेशानी का पता चला, और क्या सिम्टम था कि उनको कुछ समय से सिर में दर्द हो रहा था। अब में हम बात कर रहे हैं किडनी डिजीज से जुड़ी हुई तमाम सॉल्यूशंस के बारे में, कि अगर आप भी इससे पीड़ित हैं तो फिर क्या कुछ सॉल्यूशन आपके लिए काम कर सकता है और किस डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ दो कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं। देवेश शुक्ला जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही कृष्ण प्रसाद जी हैदराबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी के पास जाना चाहूँगी, क्योंकि ब्रेक से पहले हम उनसे ही चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर बंसल जी, आपके लिए एक कॉलर है देवेश शुक्ला जी भोपाल से। देवेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम विवेक शुक्ला है, भोपाल से बोल रहा हूँ। सर, मैंने अभी रिसेंटली अपना मेडिकल चेकअप कराया था, तो उसमें सिस्ट डायग्नोज हुई थी, बट मुझे कोई सिम्टम नहीं है, कोई पेन नहीं है। तो थोड़ा सजेस्ट कीजिए इसके बारे में सर, क्या रीज़न हो सकता है इसका और क्या इसका कुछ उपचार कराने की ज़रूरत है?
नहीं, वो देखना पड़ेगा सिस्ट किस तरह की है। देखिए कई तरह की सिस्ट होती हैं। तो एक तो होती है सबसे कॉमन जो होती है वो सिंपल सिस्ट होती है। सिंपल सिस्ट बहुत सारे लोगों को बन सकती है, यूजली उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद आपको सिस्टिक किडनी डिसीज़ हो सकती है। सिस्टिक किडनी डिसीज़ जैसे अभी इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, जिसमें कि कई सारी सिस्ट होती हैं और वो किडनी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो आनुवंशिक होती है। तो फैमिली में अगर कोई सिस्टिक किडनी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी में फेलियर हुआ है या कुछ हुआ है तो वो अलग बात है। उसके लिए ज़रूर आपको एक किडनी के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर आपकी कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो सकती है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट मतलब कि सिस्ट के अंदर कोई परेशानी, कैंसर या कुछ हो सकता है। वो यूजली आपकी एज कितनी है? सर मेरी 47 ईयर्स एज है। हाँ, तो आपको बेसिकली एक किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और अल्ट्रासाउंड में देखना पड़ेगा किस तरह की सिस्ट उन्होंने कमेंट की है। अगर उनको कोई डाउट है, अगर ये सिंपल सिस्ट नहीं है, तो आपको इसका आगे जांच डॉक्टर के पास जाके कई बार सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है और कई बार अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाता है। ब्लड टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, यूरिन टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा। जैसा मैंने बताया मोस्ट कॉमन होता है सिंपल सिस्ट। अगर सिंपल सिस्ट है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके ओके, थैंक यू ठीक है, डॉक्टर। तो उम्मीद करते हैं विवेक जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा और साथ ही मैं माफ़ी भी चाहूँगी आपका भूल सुधार करते हुए। विवेक शुक्ला जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना सवाल पूछा और डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी ने उनके सवालों का जवाब दिया। अब दूसरे कॉलर का भी हम रुक कर लेते हैं। हैदराबाद से हमारे साथ दूसरे कॉलर कृष्ण प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर, मैं किशन प्रसाद तिवारी हैदराबाद से बात करो साहब। जी डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं कृष्ण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। साहब मेरा क्रिएटिन है 1.1 से 1.3 या 3 तक ही आता। मैं जो है टैबलेट वगैरह लिया, गोलियां लिया, दवा लिया तो फिर 1.1 आता। 0.9 0.8 तक आ सकता साहब। कैसे, क्या करना पड़ता है, कैसा रहना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, जरा बोलिए साहब। ठीक है, डॉक्टर अनुराग गुप्ता जी इस सवाल का जवाब मैं आपसे। नमस्कार। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है क्या? है साहब, कंट्रोल में रहता साहब। शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है? हाँ 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 है, दोनों है, मगर बहुत कंट्रोल में रहते दोनों भी। दोनों कंट्रोल में है। और आपका क्रेटिनिन फ्लक्चुएट करता है 1 से 1.3 में। आपका क्रेटिनिन 1 और 1.3 के बीच में रह रहा है। क्या आपको आवाज मिल रही है कृष्ण जी? सर शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। सर उन्हें कुछ सजेशन आप फिर भी अगर देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए ऐसा है कि अपना शुगर को कंट्रोल रखिए, अपना HbA1c लेस देन 6.5 रखिए, अपना ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रखिए और लो प्रोटीन डाइट को फॉलो करिए और पेन किलर्स का सेवन मत करिए। मेनली अगर आपको दर्द वगैरह होता है तो सिंपल पैरासीटामोल आप खा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कृष्ण जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अच्छा डॉक्टर अनुराग, क्योंकि देखिए हम अब तक डाइट का जिक्र कर चुके हैं, हम लाइफस्टाइल में चेंजेस का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अमूमन तौर पे क्योंकि अभी डॉक्टर मनीष जी ने भी कहा, डॉक्टर बंसल जी ने भी कहा, आप भी इसका जिक्र कर रहे थे कि स्मोकिंग खास तौर पर जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत तो भरा पूरा उनका जीवन हो सकता है, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती है। और क्योंकि किडनी अगर फिल्ट्रेशन का काम करता है तो फिर टॉक्सिन्स जिस तरह हमारे बॉडी में जमा होती है स्मोकिंग करने की वजह से, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ऐसे में समझना मैं आपसे ये चाहूँगी कि अगर हम खुद से क्लीन अप करना चाहते हैं किडनी को नेचुरल तौर पर, तो क्या ये किया जा सकता है, मुमकिन है ऐसा? देखिए सबसे बड़ा मिथ है जितना पानी पिएंगे उतना आपकी किडनी ठीक रहेगी। ये सबसे बड़ा मिथ है। उसका रीज़न भगवान ने हमारा शरीर बनाया, तो प्यास भी भगवान ने बनाई है। तो जब हमें पानी उतना ही पीना चाहिए जितनी हमें प्यास लगे। अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं जी, मान लीजिए हम पानी 5-6-7 लीटर पीना शुरू कर देते हैं, तो हमारे शरीर में सोडियम नाम का एक सॉल्ट होता है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। नेचुरल तरीके से आप किडनी की क्लीनिंग कैसे, जब आपको ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप प्रोटीन का सेवन कम करिए। कम का मतलब ये नहीं कि ज़ीरो कर दीजिए। और आप जो प्रोटीन लें वो जो हमारा सोर्स हो वो प्लांट बेस्ड हो, मेनली प्लांट बेस्ड सोर्स हो।
और कोई ऐसा नेचुरल क्लीनिंग का तरीका नहीं है जो वेरियस एड्स आते हैं या लोग बताते हैं, ऐसा हमारे लिटरेचर में, हमारी पढ़ाई में ऐसा कोई और तरीका नहीं है। तो देखिए डॉक्टर ने तो साफ ये कह दिया है कि पानी पीने से किडनी आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। ये सिर्फ एक मिथ है, प्रॉब्लम है तो डॉक्टर विजिट कीजिए, खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हमारे साथ एक और कॉलर यश देव जी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। यश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर मनीष मलिक जी देंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की वजह से भी किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेता हूँ ब्लड प्रेशर के लिए और मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी पेशेंट हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेने से तो ब्लड प्रेशर डाउन होता है और इसमें मैं कैल्शियम इनटेक अगर लेता हूँ तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेने की वजह से मैं कैल्शियम ले सकता हूँ, नहीं ले सकता ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। और दूसरा ये है कि मेरी एंजियोग्राफी हुई थी और जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट पाए गए थे उसमें, जिसकी वजह से मुझे स्टंट नहीं डाला गया और कोरोनरी बाईपास सर्जरी अभी मेरी हुई है। तो इसका क्या संबंध है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का और इनटेक कैल्शियम को लेने का ओरली? यश जी, आपने ना पूरा एक एग्ज़ाम का सवाल पूछ लिया मेरे से। अगर मैं छोटी सी समरी करूं तो आपको ब्लड प्रेशर है जिसके लिए आप दवाई खाते हैं, आपका बाईपास हुआ है और आपके घुटने थोड़े तंग करते हैं, ख़राब हैं, तो जो दवाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप खाते हैं वो बीपी में फ़ायदा करती है और कुछ तरह के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इवन हार्ट की बीमारी में भी फ़ायदा करते हैं, आप खाते रहिए। जहाँ तक आपके घुटने का विचार है तो नॉर्मली हमारा मानना है कि विटामिन डी अगर आपके शरीर में कम है तो विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। अक्सर कैल्शियम की गोलियों का कोई मेजर रोल नहीं होता ऑस्टियोआर्थराइटिस में, अनलेस आपके ऑर्थोपेडिशियन कहते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको दर्द होता होगा और जब दर्द होता होगा तो आपका शरीर पेन किलर मांगता होगा। तो पेन किलर जनरली अवॉइड करने चाहिए, पर दर्द है तो पेन किलर चाहिए। तो फिर आप अपने ऑर्थोपेडिशियन से या अपने फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके अपने लिए एक सेफ प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। साथ साथ अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करना चाहिए क्योंकि वज़न कारण है ब्लड प्रेशर का, हार्ट डिजीज़ का और घुटने की खराबी का। और एक चीज़ जो सुझाव है कि आपको अपने 2 टेस्ट करा लेने चाहिए। एक होता है ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं EGFR और एक होता है पेशाब टेस्ट जिसको बोलते हैं UACR। ये 2 टेस्ट 500-600 रुपये में हो जाएंगे। अगर आपका UACR की वैल्यू, आजकल की नई थॉट प्रोसेस है, वो 30 से ज़्यादा आती है तो आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बजाय कुछ और बीपी की दवाइयाँ हैं जिनको हम रास ब्लॉकेड बोलते हैं, तो उनके सेवन से आपकी किडनी और आपका हार्ट दोनों की सेफ्टी आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने फैमिली फिजिशियन से मिलें या अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। और अगर आपकी ये 2 जांचें, मैं रिपीट करता हूँ सब सुनने वालों के हित में, एक है EGFR जो एक ब्लड टेस्ट से होता है और एक UACR जो पेशाब टेस्ट से होता है और जिसकी कॉस्ट एक प्राइवेट लैब में मेरे विचार में 500-600 रुपये से ज़्यादा नहीं आती है। इन 2 टेस्टों को करा के आप एक्चुअली जान सकते हैं कि क्या आप आज किडनी के पेशेंट हैं या नहीं हैं, या नियर फ्यूचर में आप किडनी के पेशेंट बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे। नहीं डॉक्टर, मेरे बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं मुझे मिला। बताइए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक तरफ मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ले रहा हूँ ब्लड प्रेशर डाउन करने के लिए जी, और दूसरी तरफ मैं कैल्शियम ओरली ले रहा हूँ, तो उस कैल्शियम का और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से इसका क्या संबंध है? मैं कैल्शियम ले सकता हूँ, एक तरफ मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ले रहा हूँ। मैं आपको बता दिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ने हार्ट और ब्लड वेसल्स में काम करना है बीपी कंट्रोल करने के लिए। उसका कोई भी संबंध नहीं है कैल्शियम वाले सप्लीमेंट खाने से। पर मैंने आपको बताया था कि जनरली आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज वज़न लॉस करना, एक्सरसाइज करना और यदि विटामिन डी की कमी है तो वो है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको जनरली नहीं लेने चाहिए। पर कैल्शियम सप्लीमेंट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। दोनों दवाइयाँ एक दूसरे के काम करने की क्षमता को या साइड इफ़ेक्ट को किसी तरीके से चेंज नहीं कर देती। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं यश देव जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे पास समय सीमित रहता है, इसलिए सवाल मैं चाहूँगी अपने कॉलर से कि आप छोटे रखें, आपको सही समय पर सही जवाब भी मिल जाए,
क्योंकि और भी कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं। एक और कॉलर कानपुर से पुष्पेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, और आपके सवालों का जवाब डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी देंगे, तो आप अपना सवाल अब पूछ सकते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर जी मेरा क्रिएटिनिन 7% इसमें हो गया है और मुझे कोई सिस्टम समझ में नहीं आया, ना मुझे सर दर्द हुआ, ना बुखार आया, कुछ भी नहीं आया था, ना पेशाब में कोई दिक्कत। आपने टेस्ट क्यों कराया फिर? टेस्ट जब मैं गया था अभी कुंभ नहाने के लिए आया तो मुझे सा फीवर टाइप का महसूस हुआ, तो मैं डॉक्टर साहब अपने मित्र के पास गया तो वहाँ मैंने टेस्ट करा लिया था अपना। तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है? हाँ, बीपी बढ़ा। उसका 1 महीना पहले मैंने आँख का ऑपरेशन कराया था, उसमें बीपी मेरा ठीक था। लेकिन बीच में मेरे आँख का ऑपरेशन के बाद से बीपी मेरा बढ़ा रहता था, मुझे जानकारी नहीं था सर मुझे। तो देखिए वही चीज़ है, मैं पहले भी इस चीज़ को बता रहा था, कई बार किडनी की बीमारी के कोई सिम्टम नहीं होते, तो आपका ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ा रहता होगा जो आपने कभी चेक नहीं कराया। जब आपने चेक कराया तो पता चला ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तो फिर उसका रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो किडनी में प्रॉब्लम बढ़ गई। तो आपको किडनी की प्रॉब्लम तो है। अब इसके लिए देखिए, इसका तो ट्रीटमेंट के लिए आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो नेफ्रोलॉजिस्ट तो आपके सारे टेस्ट करके देखेंगे कि किडनी में बीमारी कुछ रिवर्सिबल है या नहीं है। कई बार अगर किडनी की बीमारी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है तो उस कंडीशन में आप किडनी की आगे की जांचें करके, बायोप्सी करके, अगर किडनी छोटी नहीं हुई है तो पता लगा सकते हैं कि किडनी की बीमारी का क्या कारण है, और उसका इलाज होने से कई बार इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर किडनी की बीमारी पुरानी है, चल रही है पहले से, और आपको पता नहीं चला, तो किडनी छोटी हो जाती है। तो किडनी अगर छोटी हो गई है तो इसका मतलब किडनी की बीमारी आपकी कई वर्षों से या कुछ महीनों से है और उसमें रिवर्सिबिलिटी के चांसेस कम है। बट इन सब चीज़ों के लिए देखना पड़ेगा, किडनी के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो सारे अपने टेस्ट करके आप उनसे पूछिए कि भाई क्या आ रहा है और मेरी किस तरह की बीमारी है, तो उस तरह से आपका फिर फर्दर इलाज होगा। ठीक है, उम्मीद है पुष्पेंद्र जी आपको भी आपके सवालों को जवाब जरूर मिल गया होगा। अच्छा डॉक्टर बंसल, एक सवाल मेरा भी आपसे ये है कि जैसे अभी हमने स्मोकिंग को लेकर के जिक्र किया, और ये आप सभी का कहना है कि स्मोकिंग बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। जो लोग करते हैं उनको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमने एक और बात सुनी है जब लोग ये कहते हैं कि अगर आपको किडनी स्टोन है और बिल्कुल अभी शुरुआती फेज है, अगर आप बियर का कंजम्पशन करते हैं तो फिर वो किडनी स्टोन निकल जाता है आपके पेशाब के रास्ते। क्या ये सच है या एक मिथ है? नहीं, ये मिथ है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। बेस क्या होता है, जब भी आप अल्कोहल पीते हैं या बियर पीते हैं तो उससे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से आपकी किडनी में और स्टोन में प्रॉब्लम, तो आप पानी ज़्यादा पीते हैं अगर उसके लिए, तो उससे किडनी का स्टोन अगर छोटा है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे किडनी के स्टोन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं कि किडनी का स्टोन कुछ होम्योपैथिक दवा से निकल जाएगा, कुछ इससे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चक्कर में बहुत सारे लोग, अगर आपकी किडनी में स्टोन छोटा है, 7 mm से कम है, जो कि यूरेटर जो होता है उसकी विड्थ होती है, जो उससे कम है, तो कई बार अपने आप निकल जाता है। अगर उससे ज़्यादा है तो उसके निकलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, स्पेशली अगर 10 mm 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का किडनी का स्टोन हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टोन को, और उसके कई बार कोई सिम्टम नहीं होते, पड़ा हुआ है स्टोन, पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं कुछ साल बाद, 2 साल से स्टोन पड़ा हुआ है, उसके बाद किडनी उन्होंने टेस्ट कराया, किडनी छोटी हो गई, फिर उन्होंने किडनी फंक्शन टेस्ट कराया, स्कैन कराया, पता चला किडनी काम ही नहीं कर रही है, 10% काम कर रही है। तो ये गलत है। ऐसे बियर से कोई स्टोन नहीं निकलते हैं। पानी पीने से अगर छोटा स्टोन है जो अपने आप निकलना है तो वो निकल सकता है, ठीक। बियर पीने से कोई स्टोन नहीं निकलता है। और अगर किडनी में स्टोन है तो उसका सही समय पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। किडनी स्टोन इंडिया में बहुत बड़ा कारण है कि एक किडनी खराब होने का, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि दूसरी किडनी काम करती रहती है तो पता नहीं चलता कि एक किडनी में खराबी आ रही है कि नहीं, क्योंकि एक किडनी भी अगर किसी की ठीक है तो उसका किडनी फंक्शन सब कुछ नॉर्मल रह सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, अब तक जो लोग अपने अपने घरों पर झूठ बोल करके कि उन्हें किडनी स्टोन है और वो बियर का सेवन कर रहे थे, तो आप भी सुधर जाइए। और मैं ये भी चाहूँगी कि जो दर्शक सुन रहे हैं इस बात को ज़रूर नोट कर ले कि बहुत बड़ा मिथ साबित हुआ है, तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अब डॉक्टर अनुराग, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगी एक सवाल के साथ में। सवाल यही है कि जिस तरह आपने जिक्र किया इससे पहले भी डाइट को लेकर के, लेकिन एक्सरसाइज के मामले को भी लेकर मैं समझना चाहूँगी
कि क्या सिर्फ वॉक इतना काफ़ी है या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा एक्सरसाइज, अगर कोई किडनी की समस्याओं से जूझ रहा है, वो दवाइयों पर भी है, मेडिकेशंस कर रहा है वो, लेकिन फिर ऐसे में हम सारी चीज़ों में बदलाव तो कर लेते हैं, लाइफस्टाइल में बदलाव कर लेते हैं, एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज जितना पेशेंट का शरीर सहन कर सके। सब ऐसा नहीं करना है कि सांस फूल रहा है और भागते जा रहे हैं, क्योंकि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं इनको 10 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के, 10 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेन की प्रॉब्लम के। तो जितना इनका शरीर सह सके उतना एक्सरसाइज स्टार्ट करें, कम समय से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट ये वॉकिंग। साथ में ये मसल्स की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कम वेट से योगा कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो ज़रूरी चीज़ है जितना आपका शरीर सहन करे। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन किया मैंने एक्सरसाइज करनी है तो 5 किलोमीटर भाग लिया, उससे क्या होगा, अचानक आपका मसल टूटेगा और किडनी की प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो कोई भी काम धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। यानी इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करने हैं? नहीं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन आपका लिमिटेड, मतलब जिसमें आपका शरीर टॉलरेट कर सके उसको। ऐसा नहीं है कि आपका सांस फूलता जा रहा है और आप दौड़ते जा रहे हैं ट्रेडमिल पे, वो नहीं करना, क्योंकि आपका कार्डियक रिजर्व भी कम हुआ होता है किडनी पेशेंट्स का। ठीक है। डॉक्टर मनीष, एक सवाल ये भी है कि आज की यूथ जनरेशन में ख़ास तौर पे हमने देखा है कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत जल्दी या तो वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं या तो वो गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मेडिसिन का इस्तेमाल भी आज के वक्त में युवा इसी तरह करने लगे हैं और उसके सिम्टम्स या उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बाद में नज़र आते हैं वो बहुत ज़्यादा घातक साबित होते हैं। ये कितना डेंजरस किसी के लिए भी हो सकता है कि अगर किडनी रिलेटेड भी कुछ सिम्टम्स उनको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम सर्च करते हैं हमें लगता है अच्छा हमें तो ये सिम्टम भी है, हमें तो ये सिम्टम भी है, मतलब हम इससे भी पीड़ित है, इससे भी पीड़ित है, और फिर वो मिक्स्ड, वो एक साथ दोनों तीनों दवाइयाँ जो गूगल पे उन्हें शो करता है वो भी खाने लगते हैं। कितना डेंजरस हो सकता है? सॉरी डॉक्टर, गूगल बहुत डेंजरस है, ये हम सबको पता है, पर पता होने के बावजूद भी हम इस बात से वेरी कॉशियस नहीं हो पाते। एक सीमित मात्रा में ठीक है कि आपने गूगल पे रिसर्च करी, आपको समझ आया कि शायद आप पीड़ित हैं किसी बीमारी से, आपने शायद फुल बॉडी चेकअप भी करा लिया, बट उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन, उसका इलाज वो डॉक्टर के माध्यम से ही होना चाहिए। हमारे देश में वेरी बहुत सिंपल है कि आप केमिस्ट पे जाएं, आप जाके दवाई खरीद लें, केमिस्ट दवाई दे देता है जिसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन। ये एक बहुत ही मेजर कारण है किडनी की बीमारियों का। सिर दुख रहा है, बदन दुख रहा है, केमिस्ट पे गए दवाई खा ली, तो ये बहुत ही हानिकारक है। यही अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं तो एक एक गोली खरीदने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ जाती है, एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि गूगल पे रिसर्च करिए, आवश्यकता तो ब्लड टेस्ट भी करा लीजिए, पर उसके आगे एक क्वालिफाइड डॉक्टर पे छोड़ दीजिए उसका इंटरप्रिटेशन, आपको बीमारी है या नहीं है, आपको इलाज की आवश्यकता है या नहीं है, और क्या इलाज की आवश्यकता आपको है। ठीक है, यानी डॉक्टर का ये साफ तौर पे कहना है कि मेडिसिन आप सर्च करके खुद से बिल्कुल ना सेवन करें। अगर आपको सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं तो आप नियर बाई किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के बारे में सर्च कीजिए, उनके पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए। इस बीच डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी का मैं रुख करूँ, और इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से, राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब मैं डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी से ही ले लूँगी जी। महीना पहले स्टेंट लगा था, तो अब है कि दवा लेता हूँ तब ठीक हूँ। राकेश जी सवाल रिपीट कीजिएगा। सर 6 महीना पहले स्टेंट लगा था जी, तो अभी ठीक है फिलहाल, लेकिन अभी होता है पानी पीते हैं तो यूरिन रात में 3 बार आता है, यानी कि पानी पीने के बाद पेशाब आता है। ठीक है, तो क्या इससे किडनी प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जिससे कोई जांच वगैरह हो या प्रिकॉशन पहले ले लिया जाए। ठीक है, आप कॉल पे बने रहिए, डॉक्टर बंसल जी आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए, पानी पीने पे पेशाब सभी को आता है, ये तो कुछ एबनॉर्मल नहीं है। अगर किडनी नॉर्मल है तो अगर किडनी नॉर्मल है तो अगर आप 5 लीटर पानी पिएंगे तो 5 लीटर पेशाब आएगा, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और
आपको रात को अगर यूरिन आ रहा है तो आप अपना एक बार प्रोस्टेट का जांच करा के देख सकते हैं। दो चीज़ें, एक तो आप रात को सोने से पहले पानी कम पीजिए अगर आपको रात को बार बार उठना पड़ता है। दूसरा, अपना एक प्रोस्टेट की जांच कराइए, एक अल्ट्रासाउंड कराइए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो नहीं है। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? 47 57। 47। तो प्रोस्टेट की एक बार जांच करा लीजिए। इसके अलावा कई बार जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो कुछ पेशाब की दवाइयाँ भी चलती हैं कुछ लोगों को जिनका हार्ट कमज़ोर होता है, उसकी वजह से भी यूरिन ज़्यादा आ सकता है। तो पानी कम पीजिए, देखिए ऐसी कोई दवा तो नहीं चल रही है। और तीसरा, अपना प्रोस्टेट की जांच करिए, अगर उससे पता चल जाएगा क्यों है ऐसा है। और बाकी आपको अगर ये देखना है कि कोई किडनी की मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमने जो आपको टेस्ट बताया, किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन में प्रोटीन की जांच है, वो करके देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा किडनी में परेशानी है या नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं राकेश जी आपको सवालों का जवाब जरूर मिला होगा। एक और कॉलर मेरठ से ईएसपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपके सवालों का जवाब डॉक्टर अनुराग गुप्ता जी देंगे। मैं चाहूंगी सवाल शॉर्ट रखिएगा क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, शो को वाइंड अप करने का समय हो रहा है। जी ईएसपी सिंह जी। कम पूछ रहा हूँ जी डॉक्टर साहब, मैं करीब 20 साल से एंटास 80-25 और सीटीडी 6.25 खा रहा हूँ ब्लड प्रेशर के लिए। आप जानना क्या चाह रहे हैं, डॉक्टर को एक बार ये भी बता दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन दवाइयों का कोई मेरे किडनी पे साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहना चाहिए। दोनों दवाइयाँ किडनी के लिए सेफ हैं और आपका ब्लड प्रेशर का जो टारगेट है वो 130/80 से कम रहना चाहिए। लेकिन जैसे कि डॉक्टर मनीष ने पहले बताया, दो जांच ज़रूर करा लीजिए, एक क्रेटिनिन और दूसरा यूरिन एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो। और ये दो जांच करा के जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं उनसे मिलिए। अगर दवाई बदलनी होगी तो इन दो टेस्टों के बेसिस पे वो बदलेंगे। डॉक्टर एक बात और पूछ रहा हूँ कि रात में 2-3 बार पेशाब जाना पड़ता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है करीब 75। हाँ, तो रात को 8 बजे के बाद लिक्विड की मात्रा कम कर दीजिए क्योंकि इस उम्र तक सबको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो रात को यूरिन ज़्यादा आता है दिन के अपेक्षा, तो लिक्विड इनटेक रात को कम करिए अपना। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ईएसपी सिंह जी आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इस शो का हम वाइंड अप करें उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन सर मैं आपसे चाहूँगी। डॉक्टर मनीष जी, सबसे लास्ट मोमेंट क्या होता है जब किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है? जब किडनी के काम करने की क्षमता 10% से कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़, तो या तो डायलिसिस पे जाएंगे, जीवन चलाने के डायलिसिस चाहिए, या फिर ट्रांसप्लांट का रुख पकड़ना पड़ता है। तो और ट्रांसप्लांट के विषय में अगर आपने एक बात बोली दी है तो मैं बताता हूँ कि हमारे देश में अंगों का बहुत ज़्यादा अभाव है। मैं आपका फोरम यूज़ कर रहा हूँ एक रिक्वेस्ट करने के लिए कि इस देश में इतने लोगों को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है पर ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता क्योंकि अंगों का अभाव है। तो हम सबको अपने अंगों को मरणोपरांत डोनेट करने का जो शपथ होती है वो ले लेनी चाहिए। तो मैंने यूज़ किया आपके फोरम को ये एक मैसेज देने के लिए जो सब नेफ्रोलॉजिस्ट हर फोरम पर जाके देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर ने भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट की है कि आप भी कोशिश कीजिए कि अगर ऑर्गन डोनेट कर सके, किसी का भी अगर देहांत होता है किसी भी तरीके से और आपके ऑर्गन सुरक्षित है तो किसी की जान आप भी बचा सकते हैं। इसी एक स्पेशल मैसेज के साथ मैं आप सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, मेरे सवालों का जवाब दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और हेल्दी इंडिया में आज हमने बात की किडनी को लेकर के, उससे जुड़ी समस्याएं और समाधान को लेकर, लेकिन अगले शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे का समय नोट कर लीजिए। दोबारा हम हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।